आइए मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब बुनियादी सवाल ये है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिक्स जो लफ्ज़ है ये जमा है लफ्ज़ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स लफ्ज़ आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में तो बहुत सुना होगा, मैथ्स में शायद आपसे इसका सामना पहली मर्तबा हुआ हो। मैट्रिसेस बेसिकली बहुत सिंपल होते हैं। हम कह सकते हैं कि एदाद की एक फहरिस्त को हम मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास नंबर्स का एक टेबल होता है। एक मिसाल लीजिए कि अगर मेरे पास एक टेबल है 5 1 2 3 0 -5 और इसको मैं ब्रैकेट्स में लिखती हूँ तो ये एक मैट्रिक्स कहलाता है। आप देख सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर नंबरों की एक फहरिस्त ही है। मैट्रिसेस को हमेशा हम अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी या इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए बोल्ड अल्फ़ाबेट्स या बोल्ड हरूफ तहज्जी इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैं ए को बोल्ड कर चुकी हूँ। इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे ये 2x3 का मैट्रिक्स है या 2x3 का मैट्रिक्स है, और इसको आप मैट्रिक्स के बिलो बोल्ड अल्फ़ाबेट के नीचे लिखेंगे। आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि इसमें 2 और 3 क्या है। 2 यहाँ पे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ को डिनोट कर रहा है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसकी 5 रोज़ और 2 कॉलम है। अब मैं इस मैट्रिक्स को लिखूंगी 1 2 0 -5 10। ये मेरे पास मेरे मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम है, और आप देख सकते हैं कि इस पहले कॉलम में भी 5 रोज़ हैं। दूसरा कॉलम है -10 3 7 2, और आप ले लें पाई ले लीजिए। ये मेरे पास 5x2 का एक और मैट्रिक्स आ गया है जिसको मैंने बी कहा है। मैट्रिसेस को यूजुअली हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2/3 जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स के बीच में नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आप किसी एक एलिमेंट को भी चुन सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर कोई एक एलिमेंट मैट्रिक्स में से निकालना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वो मैट्रिक्स में कहाँ वाक़या है। चलिए, अगर मैंने इस 0 एलिमेंट को बाहर निकालना है इस मैट्रिक्स से या इस्तेमाल करना है तो मैं इसको कैसे रेफ़र करूँगी। इसके लिए मुझे पता है कि ये दूसरी रो के दूसरे कॉलम में वाक़या है। मैं कैपिटल मैट्रिक्स ए लिखूँगी, आगे ब्रैकेट में 2 लिखूँगी और फिर मैं देखूँगी वो 0 है, यानी मैं ए मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरे कॉलम में वाक़या एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ। एक और तरीका या एक मुतबादिल तरीका इसको लिखने का यूँ है कि आप स्मॉल ए लिखें, आगे 2 लिखें और 0 लिखें। हम मैट्रिक्स को तो एक कैपिटल हरूफ तहज्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा छोटे हरूफ तहज्जी या स्मॉल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे मैट्रिक्स ए की पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट वाक़या है, और वो है 2, इसलिए मैं ए 1,3 के आगे लिख देती हूँ 2। ये सिर्फ मैट्रिक्स को डिनोट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये मैट्रिक्स की डिफरेंट नुमाइंदगी से मैं आपको इसलिए शनासा कराना चाह रही हूँ क्योंकि ये आगे बहुत मददगार साबित होगी। तो मैट्रिक्स का फ़ायदा क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली एक सिर्फ डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन ये बहुत बड़े फिनोमिना और डिफरेंट डाटाज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स कोई मैथमेटिकल नज़रिया या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैट्रिसेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको मिल जाती हैं। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आप वेक्टर को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैट्रिसेस की बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक्स को हमारे पास मैथ्स का फिनोमेना या मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम मैथ्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैट्रिसेस मैथ्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की नुमाइंदगी कर सकता है। यहाँ पे ये सवाल अहम नहीं है कि मैट्रिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि अहम चीज़ ये है कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं जो हमें
जिस डाटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एनालाइज करने में मदद करता है। मैट्रिसेस की इस पहली वीडियो में हम सिर्फ यही देखना चाहेंगे कि हम मैट्रिक्स के साथ कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उन बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली वीडियो में हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन या जमा और मनफी के ऑपरेशंस देखेंगे। चलिए पहले एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को जमा करना चाहते हैं या दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं। मेरा पहला मैट्रिक्स है 3 -1 2 0 और मैं इसको नाम देती हूँ A का। अभी मेरे पास एक और मैट्रिक्स है B जिसको मैंने B बोल्ड से लिख दिया है। अब मेरे पास मैट्रिक्स B है -7 2 इधर आप 3 ले लीजिए और 5। मेरे पास मैट्रिक्स B है -7 2 3 और 5। अब सवाल ये है कि मेरे पास A जमा B, जो मैं दो मैट्रिसेस को जमा कर रही हूँ, तो मेरे पास A जमा B का जवाब या A जमा B का नतीजा क्या होगा। ये मैट्रिसेस को हम ऐड इस तरह करते हैं। तो मैट्रिसेस को ऐड करते हुए हम सिर्फ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स एक ही लोकेशन पे वाक़या होते हैं उनको ऐड करते हैं। यानी कि मेरे पास जब मैं मैट्रिक्स को ऐड करूंगी तो A की पहली रो पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वो B की पहले रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, या 3 + -7। इसी तरह A + B की जो सेकंड रो सेकंड कॉलम है वो बनेगी A के सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को जब मैं जमा करूंगी B के सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट में। अब मेरे पास आ जाएगा A की फर्स्ट कॉलम बनता है 3 + -7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बनता है -1 + 2, इसी तरह बाकी 2 + 3 और 0 + 5। अब इसका जवाब या नतीजा मेरे पास आता है -4 1 5 5। यानी कि मैट्रिक्स A जमा B मेरे पास है -4 1 5 5। इस डेफिनेशन से आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास A जमा B और B जमा A का जवाब एक ही जैसा आएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मैट्रिसेस की एडिशन नंबरों की एडिशन से मुख्तलिफ है। नंबरों को तो जब हम ऐड करते हैं या जमा करते हैं तो मेरे पास 2 + 3 और 3 + 2 दोनों 5 ही होते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, क्योंकि मैट्रिक्स में हम इनफैक्ट नंबरों को ही जमा कर रहे होते हैं कि हर लोकेशन पे जो जो नंबर वाक़ हैं उनको आपस में जमा करते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 3 + 7 करती हूँ या 3 + 7 करती हूँ, 7 + 3 करती हूँ, जवाब दोनों केसेस में एक ही होगा। अब मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। यानी कि हम दो मैट्रिसेस को मनफी कर रहे हैं। मैं A में से B को मनफी करूँगी, इसका यही मतलब है कि मैं A + -1 × B कर रही हूँ। यानी कि मैं B को -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि मैं B के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर रही हूँ। इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि मैट्रिक्स A + -7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा, 2 को -1 से करूँगी तो -2, इसी तरह -6 और फिर मेरे पास 5। अब जब मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूँगी A में, A और -B को मैं जमा कर रही हूँ। 3 + 7 = 10, -1 - 2 -3, 2 - 3 = -1 और 0 + 5 = 5। अब अगर आप 3 में से उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट भी करें, A में से B के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट भी करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। यहाँ पे -1 को लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि आप अगर एक स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर से हर एलिमेंट के मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं वाज़ह कर दूं कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन या क्या रूल है। रूल ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर एक जैसे होंगे तभी हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकेंगे, वरना नहीं। यहाँ पे मैंने ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं जो 3 रो और 3 कॉलम के हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब मैं इन दोनों को बआसानी ऐड कर सकती हूँ। 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 9, 2 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 98। इसी तरह आप बाकी सारी एलिमेंट्स को भी ऐड करके जवाब लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात वाजिया करती चलूँ कि कोई भी ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलिए मैं एक मैट्रिक्स ब्लू से लिखती हूँ जो -3 और 2 पर मुश्तमिल है। एक और मैट्रिक्स में लिखती हूँ जो 9 और 7 पर मुश्तमिल है। अब सवाल यह है कि मैं इनको ऐड या इनको जमा क्यों नहीं कर सकती। ये इसलिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं हैं जिनको मैं आपस में जमा करूँ। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, यानी कि उसकी 1 रो और 2 कॉलम है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, 2 रोज और 1 कॉलम। जब भी मैट्रिक्स की डायमेंशंस या उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैं उसे ऐड नहीं कर सकूंगी। जो भी मेरे पास 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है, यानी या उसमें एक रो होती है या एक कॉलम होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। जो एक रो वाला मैट्रिक्स होता है उसे हम रो वेक्टर कहते हैं, और एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम एक कॉलम वेक्टर कहते हैं। तो इस पे हमारा पहला लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो के बाद आप ये सीख चुके होंगे कि मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के ये तरीकाकार इंसानों के ही ईजाद करता है। आप इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार भी ईजाद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम वही तरीकाकार सीखें जो पूरी दुनिया में मैथ्स में इस्तेमाल होता है। चलिए हम दो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि उनका जवाब किस तरह निकाला जाता है। पहला मैट्रिक्स है 2, -3, 7 और 5। अब मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी एक और मैट्रिक्स से जो मेरे पास है। इसको मैं लेती हूँ 10, -8। चलिए एक और नंबर सोचते हैं 12 और -2। अब आपको इनको देख के व्यू लग रहा होगा कि हम मैट्रिसेस को उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हमने मैट्रिक्स एडिशन की थी, यानी कि वही एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें जो से एक ही लोकेशन पर वाक़या है। यानी कि आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, -3 को -8 से कर दें, 7 को 12 से कर दें और 5 को -2 से कर दें। लेकिन ये एक गलत बात है। ये तरीकाकार गलत तो नहीं है, आप मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ये तरीकाकार वज़ा कर सकते हैं, लेकिन ये तरीकाकार आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। पूरी दुनिया में जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप उसको जल्द ही सीख सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास जवाबी मैट्रिक्स की पहली टर्म होती है वो इस तरह आती है कि हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हम रो की इंफॉर्मेशन पहले मैट्रिक्स से लेते हैं और कॉलम की इंफॉर्मेशन दूसरे मैट्रिक्स से लेते हैं। ये आप कह सकते हैं कि पहली रो और पहले कॉलम का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास पहला एलिमेंट होता है, यानी 2 टाइम्स 10 प्लस -3 टाइम्स 12। ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया है। मेरे पास जगह कुछ कम है। अब सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगी, अभी हम पहली ही रो पे हैं, इसलिए हम लोग पहले मैट्रिक्स की पहली ही रो लेंगे। चलिए कलर मैं चूज़ करती हूँ। मैंने दूसरे कॉलम को वाजिया करने के लिए उसको पर्पल से आउटलाइन कर दिया है। अच्छा, अब हम जॉबी मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स -8
2 टाइम्स -8 मेरे पास बनता है 16 -16 प्लस -3 टाइम्स -2 -3 टाइम्स -2 इज +6। तो अब हम नीचे चलते हैं दूसरी रो में। अब हम अपने जॉबी मैट्रिक्स की दूसरी रो में हैं, इसीलिए हम रो की मालूमात क्योंकि पहले मैट्रिक्स से लेते हैं तो हम पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाता है 7 टाइम्स 10 70 प्लस 5 टाइम्स 12 5 12 मेरे पास होता है 60। आखिरी एलिमेंट के लिए हम करेंगे 7 टाइम्स -8 जो होता है -56 और प्लस 5 टाइम्स -2 5 टाइम्स -2 का जवाब आता है -10। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना है वो है 2 टाइम्स 10 20 -3 12 36 सो -16 प्लस 6 10 सॉरी माफ़ कीजिएगा ये -10 है लेकिन मैंने इसको 10 लिख दिया। 70 प्लस 60 130 -56 और -10 ये बनता है -66। तो मेरे पास जो जवाब आया वो है -16 10 130 और -66। चलिए मैं इसको एक और मिसाल से वाज़िया करती हूँ। मैं ज़रा नीचे साफ साफ लिखने की अब कोशिश करूँगी। एक मैट्रिक्स लेते हैं, आप कुछ भी ले लें 1 2 3 4। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक और मैट्रिक्स से। इसके लिए आप 5 6 7 और 8 ले लें। अब हमारे पास एक खुली जगह है जवाब लिखने के लिए। चलिए अब हम लिखते हैं, हम वही ऊपर वाला तरीकाकार ही अपनाएंगे इसकी प्रोडक्ट लेने के लिए, यानी पहले मैट्रिक्स की पहली रो और यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे पहली रो चाहिए। पहली रो मैं पहले मैट्रिक्स से लूँगी और पहला कॉलम मैं दूसरे मैट्रिक्स का लूँगी और इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी। इसका लिखेंगे 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 7 यानी 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 7। ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया। अब दूसरा एलिमेंट बनेगा पहली रो और दूसरा कॉलम। सो 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8। चलिए मैं इसको लिखती हूँ 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8। अब मैं जॉबी मैट्रिक्स की दूसरी रो पे आती हूँ, तो इसके लिए मैं अपने जो पहला मल्टीप्लिकेशन वाला वेक्टर है उसका भी दूसरी रो पे जाऊंगी, यानी कि 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7। 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7। अब आखिरी एलिमेंट के लिए मैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट लूँगी। 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम जवाब निकाल सकें। चलिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पास ये नंबर्स आए कहाँ से। आप देख सकते हैं कि जो 1 और 2 जॉबी मैट्रिक्स की पहली रो में हैं वो दरअसल मेरे पास मेरे पहले मैट्रिक्स की पहली रो है। तो मेरे पहले मैट्रिक्स की पहली रो के एलिमेंट्स हैं वो जवाबी मैट्रिक्स की भी पहली रो में ही अपीयर हो रहे हैं, और जो 5 और 7 दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स के पहले कॉलम में नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पहला कॉलम आपको पहले कॉलम में ही नज़र आ रहा है और पहली रो में नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि 6 और 8 जो दूसरा कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का वो मेरे जॉबी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में ही अपीयर हो रहा है। इस तरह 3 और 4 मेरे पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो है और वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स की भी दूसरी रो ही बन रही है। ये बात एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 19, 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8, 6 प्लस 16 22, 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7 15 प्लस 28 तकरीबन 43 बनता है। फिर आखिरी मेरे पास बनता है 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8, ये 18 बनता है, यानी 18 प्लस 32 ये 15 बनता है। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जवाबी मैट्रिक्स है, वो 19, 22, 43 और 50 बनता है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हमने मैट्रिक्स एडिशन में ये देखा कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें, चलिए हम सोचते हैं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं। अगर मैं ए को बी में ऐड करती हूँ या बी को ए में ऐड करती हूँ तो मेरे पास जवाब हमेशा एक ही आता है, यानी कि a प्लस बी मेरे पास हमेशा b प्लस ए के ही इक्वल होता है। अब सवाल ये है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करती हूँ या दो मैट्रिसेस a और b की प्रोडक्ट लेती हूँ तो क्या ये a और b की प्रोडक्ट b और a के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, और क्या मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मैट्रिसेस को एक तरीकाकार से या एक तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दूसरी अंदाज में भी मल्टीप्लाई कर सकें। यानी कि अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बी और ए का भी प्रोडक्ट ले सकें। इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए मैं इसको ज़रा मिटा दूँ और अपने लिए जगह बना लूँ। चलिए यही दोनों मैट्रिसेस लेते हैं जिससे अभी हमने अपना जवाब निकाला है, उनका ऑर्डर हम रिवर्स कर देते हैं। यानी 5, 6, 7, 8 वाला हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा और 1, 2, 3, 4 दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। यानी 5, 6, 7, 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी दूसरे मैट्रिक्स 1, 2, 3 और 4 से। का जवाब लिखते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि ऑर्डर मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासतौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मेरा जवाब आएगा 5 टाइम्स 1 प्लस, चलिए ऐसे करते हैं, एक स्टेप पे बीच में से खा जाती हूँ और डायरेक्ट जवाब ही लिखती हूँ इनकी मल्टीप्लिकेशन के। यानी 5 टाइम्स 1 मेरे पास 5 होता है और प्लस 6 टाइम्स 3 18। इसी तरह 5 टाइम्स 2 10 प्लस 6 टाइम्स 4, यानी 5 टाइम्स 2 10 प्लस 6 टाइम्स 4 24। अब हम दूसरी रो पे चलते हैं। इस रो के लिए हम पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 1 7 प्लस 8 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 मेरे पास आता है 24। बिल्कुल इसी तरह 7 टाइम्स 2 प्लस 8 टाइम्स 4, जवाब आएगा 7 टाइम्स 2 14 प्लस 8 टाइम्स 4 32। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। 5 प्लस 18 23, 10 प्लस 24 34, 7 प्लस 24 31 और 14 प्लस 32 46। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर मैं पहले मैट्रिक्स को ए का नाम देती हूँ और दूसरे को बी का नाम देती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने ये दिखाया था कि ए टाइम्स बी जो है मेरे पास वो 19, 22, 43 और 50 पर मुश्तमिल है। और बिल्कुल इसी तरह मेरे पास जो बी डॉट ए है या बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैट्रिक्स आया है।
यानी कि दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इससे हम ये बात साबित करते हैं कि मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मेरे पास टाइम कम रह गया है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। हमने पिछली वीडियोस में मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो सीख ली, और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैट्रिसेस में कोई मैट्रिक्स डिवीजन जैसी चीज़ भी होती है। मैट्रिक्स डिवीजन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर आपको मैट्रिक्स डिवीजन पे हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको मैं जब भी किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे आई टाइम्स ए, तो मेरे पास जवाब में ए ही आता है। यानी मैं अगर ये बल्कि उल्टी तरफ भी चलता है, अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो तब भी मेरे पास ए ही आता है। आपको ये बात तो याद होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन बहुत अहम होती है। अगर हमारे पास मैट्रिसेस एक डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई हो सके, और ए और बी का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है कि ये आई डॉट ए और ए डॉट आई दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, और ये बात भी जहन में रख लें कि इसमें आई और ए दोनों मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आई मैट्रिक्स असल में होता कैसा है। अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वो होगा 1 0 0 1। अगर आप 3 क्रॉस 3 का चाहते हैं तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप पैटर्न को समझ रहे होंगे। 4x4 मेरे पास होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिस भी डायमेंशन का, उसमें डायगोनल पे 1s हैं, यानी मेरे पास बाएं डायगोनल या मेन डायगोनल पे 1s हैं और उसके ऊपर और नीचे 0 है। चलिए अब ये बात साबित करते हैं कि ये वाकई ही काम होता है जो हमने लिखा है, यानी आई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई से करें, मेरे पास जवाब ए ही आता है। मैं लिखती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मैं ए को कोई जनरल मैट्रिक्स लेती हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी की जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। चलिए हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स सी ए, 1 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स डी इज बी। अब सेकेंड रो और पहला कॉलम 0 टाइम्स ए प्लस 1 टाइम्स सी, सी 0 टाइम्स बी प्लस 1 टाइम्स डी, ये बन जाता है डी। ये हम पहुंच गए। देख लीजिए आई को ए से मल्टीप्लाई किया है और मेरे पास ए ही आया है। आप अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करके देखें तो तब भी आपके पास ए ही आएगा। ये आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप 2 क्रॉस 2 के बजाय 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से ये चीज़ ट्राई करें। आप ये देखिए ऐसा क्यों होता है कि आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे होते हैं। जो मेरे पास 0 है वो सारी चीज़ें कैंसिल कर देगा और सिर्फ 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो रह जाएगी, और इसलिए मेरे पास ए रह जाएगा, बी रह जाएगा, और सेकंड रो में मेरे पास सिर्फ सेकंड टर्म रहेगी, तो इसलिए मैं सिर्फ सी मिलता है और दूसरे कॉलम में डी मिलता है। यही रूल 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4 या n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेगुलर मैथमेटिक्स होता है उसमें अगर 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे a ही मिलता है, और अगर मेरे पास 1 बाय a हो
और उसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आता है, और मैं 1/a को a का इन्वर्स कहती हूँ। ये वही काम है कि अगर मैं a को a से डिवाइड कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि चलिए मैं अपना ज़रा रंग तो बदल लूँ, पहले मैंने सब्ज़ बहुत इस्तेमाल कर लिया है। अब सवाल ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और इसको मैं एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ जिसको मैं इन्वर्स कह रही हूँ A का। तो क्या मेरे पास कोई इस तरह का नंबर आता है जो मैट्रिसेस में 1 के बराबर हो या 1 के इक्विवेलेंट हो? वो हमारे पास आइडेंटिटी ही होता है। मैं इस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। अगर A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास आइडेंटिटी ही आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो इसका मतलब है A इन्वर्स A का इन्वर्स हुआ और A इन्वर्स का इन्वर्स हुआ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, चलिए घबराना नहीं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इन्वर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आगाज़ तो 2x2 मैट्रिक्स से करेंगे। आप देखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना तो काफ़ी आसान है। इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन जल्दी आप सीख जाएंगे। 3x3 थोड़ा मुश्किल है, 4x4 काफ़ी मुश्किल है और 5x5 तो करना बहुत ही मुश्किल है। और ज़्यादातर हम 5x5 मैट्रिक्स का इन्वर्स कंप्यूटर से ही निकालते हैं। चलिए मेरे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैं इसको ले लेती हूँ जनरल मैट्रिक्स A, B, C और D। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने का एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम मतलब तरीकाकार क्या है? आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तरीका क्यों हमें A का इन्वर्स देता है, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है कि आप ये स्टेप्स ही याद कर लें। A इन्वर्स मेरे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय ये A टाइम्स D माइनस B टाइम्स C, यानी दो डायगनल्स को बाएं डायगनल को में से आप दाएं डायगनल को माइनस करते हैं। 1/AD माइनस BC। अब आप ये जानेंगे कि AD माइनस BC को हम A का डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैथ्स या मैट्रिसेस की ज़बान में AD माइनस BC कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं DA। अब दाएं जो डायगनल है इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस C माइनस B, यानी कि बाएं डायगनल की आपने जगह चेंज कर दी और दाएं डायगनल की आपने साइन चेंज कर दिए। अब आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट कहाँ से हमारे पास आता है। अभी तक तो आप सिर्फ इसका ये प्रोसीजर ही ज़हन नशीन किए। आपको मैं ये बता दूं कि डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट को हम A को एब्सोल्यूट वैल्यू के साइंस के दरमियान में लिखते हैं और ये होता है AD माइनस BC। और ये बात आप जहन कर लें कि AD माइनस BC हमेशा हमारे पास एक ही नंबर होता है। इसको A इनवर्स को मैं यूं भी लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू DA माइनस B माइनस C। ये अब इतना मुश्किल तो नहीं है। चलिए अब एक हम प्रैक्टिकल या मसला करते हैं या एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स B है, इसको मैं लिखूंगी 3 माइनस 4 2 माइनस 5। अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ B का इन्वर्स। B इन्वर्स ये होगा B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B 3 टाइम्स माइनस 5 2 टाइम्स माइनस 4, यानी माइनस 15 माइनस माइनस 8। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सो माइनस 15 प्लस 8। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, लिख रही हूँ मैं बाएं डायगोनल की अब इसमें जगह बदलूंगी, -5 और 3, और दाएं डायगोनल के साइन बदलूंगी, -2 और 4। चले अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। B इनवर्स
इज इक्वल टू -8 प्लस -15 प्लस 8, ये -7 बनता है। तो ये बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/7, या बी डिटर्मिनेंट आपका -7 आ रहा है यहाँ पे। -1/7 इंटू -5 4 -2 3, इसको ये मल्टीप्लिकेशन कितने इक्वल है। अब ये मेरे पास 1/7 एक स्केलर है, इसको इसलिए हर एलिमेंट से अलग-अलग मल्टीप्लाई करूंगी। -5 बाई -7 5/7, -4/7, -2 इंटू -1/7 2/7, 3/7। ये मेरे पास बी इनवर्स बन गया। थोड़ा सा देखने में ज़रा अजीब लग रहा है इसमें, क्योंकि फ्रैक्शंस आ रही हैं। चलिए अब ये बात प्रूफ करते हैं कि जो बी इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है ये वाकई ही बी का इनवर्स है। मैं ज़रा थोड़ी जगह बना लूँ ना ये प्रूफ करने के लिए। मैं जगह साफ कर रही हूँ। चलिए जी, जगह आ गई हमारे पास। चलिए हम ये कंफर्म करते हैं कि बी टाइम्स बी इनवर्स या बी इनवर्स टाइम्स बी मेरे पास आइडेंटिटी ही आता है। अब मेरे पास बी इनवर्स यहाँ पे मौजूद है, 5/7 -4/7 2/7 और 3/7। ये बी इनवर्स हो गया। इसको अब मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 -4 2 -5। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा। इसके लिए थोड़ी ज़रा ज़्यादा जगह चाहिए मुझे। चलिए मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी। ये बात तो अब आपको याद ही हो गई होगी। 5/7 इंटू 3 यानी 5/7 इंटू 3 मेरे पास बनता है 15/7, माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पे -4/7 इंटू 2, 4/7 इंटू 2 होगा -8/7। एक सेकंड दोबारा देख लीजिए। 5 टाइम्स 3 15/7 और -4/7, हाँ ठीक है, -8/7 यानी 15/7 -8/7। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 टाइम्स -4 -20/7 प्लस -4 इंटू -5 -4/7 इंटू -5, ये आ जाता है +20/7। और मेरा दिमाग थोड़ा सा आहिस्ता हो रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस भी करनी पड़ रही है, फ्रैक्शंस भी हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/7 इंटू 3 6/7 प्लस -3/7 इंटू 2 -6/7। अब एक टर्म रह गई है, 2/7 -4 -8/7, 2/7 इंटू 4 -8/7 प्लस -3 इंटू -5 +15, सो प्लस 15/7। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 15/7 -8/7, ये 7/7 बनता है। जो 1 होता है वो तो सामने ही 0 है, ये भी 0 है, और -8/7 प्लस 15/7 ये भी 7/7 है, ये 1 ही बनता है। ये लीजिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास वाकई ही जो मैंने बी इनवर्स कैलकुलेट किया था वो बी का इनवर्स था, क्योंकि दोनों ने मिलकर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। आप अगर इसको दूसरी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी को पहले लिखते हैं और बी इनवर्स को बाद में, तब भी आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा। अगली वीडियो में हम 3x3 का इनवर्स लेना सीखेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होता है। आइए जनाब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हम करेंगे उतने ही ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। चलिए अब थोड़ी सी एक ज़रा मुश्किल एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएं। चलिए सोचते हैं। मैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। ये मेरे मैट्रिसेस हैं 3 1 2 -2 0 5। मैं अपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ एक और मैट्रिक्स से जो है -1 0 2 3 5 और 5। मैं सारे नंबर्स अपने जहन से खुद ही बना रही हूँ। अब इन मैट्रिसेस को देखकर पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। हमने मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस हैं, हमें अपने जवाबी मैट्रिक्स की डायमेंशंस नहीं पता हो अभी तक, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारी पहली टर्म है वो कहाँ से आती है। इस पहली टर्म के लिए हम अपनी रो इन्फॉर्मेशन लेते हैं पहले मैट्रिक्स की पहली रो से और कॉलम इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। यानी कि जो हमारी पहली टर्म है वो डॉट प्रोडक्ट है पहले मैट्रिक्स की पहली रो की और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की लंबाई या लेंथ बिल्कुल सेम है। अब जब इनकी लेंथ हमारे पास बराबर है, इसलिए मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो मैं लूँगी वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट या पहली टर्म कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब मैं दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जवाबी मैट्रिक्स की दूसरी रो का पहला कॉलम वाला आ जाएगा। इसी तरह मैं अपने मैट्रिक्स का जवाब निकाल सकती हूँ। चलिए इन मैट्रिसेस को कुछ नाम दे देते हैं। मैं पहले मैट्रिक्स को कहती हूँ ए मैट्रिक्स। इसकी डायमेंशंस क्या बनती है मेरे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स, यानी ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक और मैट्रिक्स है जिसको मैं नाम दे रही हूँ बी का। बी की डायमेंशंस क्या हैं? बी की डायमेंशंस हैं 1 2 3 3 रोज और 1 और 2 कॉलम्स, यानी बी मेरे पास है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ अगर उनका जो अंदरूनी डायमेंशंस हैं वो एक जैसी हों, यानी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम मेरे बी की नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। यानी मैं इनको सिर्फ तब मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जब मेरे पास ए में जितने कॉलम हैं उतनी ही रोज बी में मौजूद हों। इसका मतलब जनरली हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स सी हो जिसमें n रोज और a कॉलम्स मौजूद हों, मैं इस मैट्रिक्स को किसी भी ऐसे मैट्रिक्स d से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जिसकी a रोज हों और m कॉलम्स हों। यानी कि मैट्रिक्स सी की रोज का और मैट्रिक्स डी के कॉलम्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि सी के कॉलम का डी की रोज के बराबर होना ज़रूरी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे मैट्रिसेस की अंदरूनी डायमेंशंस एक जैसी होंगी तो सिर्फ तब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी जगह साफ़ कर लूँ ताकि जवाब निकाल सकूँ। चलिए मैं इसको नीचे करती हूँ जहाँ पे हमारे पास ज़रा बड़ी जगह है। चलें ये जगह है जहाँ पे मैं अपने मैट्रिक्स का जवाब लिखूँगी। चलिए अब हम लोग पहला एलिमेंट या पहली टर्म कैसे लेंगे। हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स -1 प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 2। चलिए ये हमारी पहली टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म कहाँ से आएगी? सेकंड टर्म के लिए हम वही अपना रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रा फोकस रहें। इसकी थोड़ी कैलकुलेशंस मुश्किल हैं उन मैट्रिसेस के निस्बत जो हम पहले कर चुके हैं। यानी कि हम पहले रो वेक्टर को दूसरे कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास पहली रो के कॉलम 2 की इंफॉर्मेशन आ जाए, यानी कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाए। 3 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 5। मैं सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि पहली टर्म को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, और मेरे पास मेरी एक टर्म आ जाती है। चलिए अब हम सेकेंड रो पे पहुँचते हैं। अब सेकेंड रो का पहला एलिमेंट हम कैसे लेंगे? सेकेंड रो के पहले एलिमेंट के लिए पहले मैट्रिक्स की सेकेंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 -1 प्लस 0 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2। ये हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स दूसरी रो का पहला कॉलम आ गया। अब आखिरी टर्म हमें चाहिए, रो 2 कॉलम 2 चाहिए हमें, यानी सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो और पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम। -2 × 3 प्लस 0 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 5, -3 प्लस 0 प्लस 4, ये इसका जवाब तकरीबन बनता है 1। इसी तरह दूसरे के लिए 9 प्लस 5 14 प्लस 10 24 बन जाता है। मैं इसको लिखती हूँ ऊपर 1 24 -2 प्लस 10 12 -2 -6 प्लस 10, ये बन जाता है -6 प्लस 10 4। तो अब देखिए जो मेरा जवाबी मैट्रिक्स आया है वो 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि जो मेरा जवाबी मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का है। यानी मैंने 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को जब 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 क्रॉस 2 जवाबी मैट्रिक्स आया। आप देख सकते हैं कि अंदरूनी डायमेंशंस तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारे पास जो डायमेंशंस रह गई वो बैरूनी है, इसीलिए हमारे जवाबी मैट्रिक्स की डायमेंशंस 2 क्रॉस 2 हैं। अब एक सवाल इससे उठता है कि ये मैट्रिक्स को मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं ए बी भी लिख सकती हूँ या ए बी की डॉट प्रोडक्ट तो नहीं, मतलब इनको ए बी आप कह सकते हैं। क्या बिल्कुल इसी तरह मैं बी और ए को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? चलिए हम कोशिश करके देखते हैं कि हम बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आप यकीनन सोच रहे होंगे शायद ना ही कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चलिए इसको करके देखते हैं, फिर ये चीज़ हम पर ज़्यादा वाज़िया हो जाएगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बी हमारे पास है -1 0 2 3 5 5 और ए मेरे पास है 3 1 2 -2 0 और 5। मैं मैट्रिसेस के साइड्स पे ब्रैकेट डालती हूँ, ये सिर्फ एक नोटेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम इनको देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब हमारे इल्म के मुताबिक ये है कि हम रो की मालूमात पहले मैट्रिक्स से और कॉलम की मालूमात दूसरे मैट्रिक्स से लेते हैं, इसलिए पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होना ज़रूरी है। ओ आप देख सकते हैं इन दोनों को तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पहला मैट्रिक्स मेरे पास 3 क्रॉस 2 का है और दूसरा 2 क्रॉस 3 का है, तो आपकी अंदरूनी डायमेंशंस अब भी एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरे पास पहली टर्म कैसे आएगी? पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी। असल में मैं ऐसी एग्जांपल लेना चाहती थी जिससे आपको थोड़ा यूँ लगे कि शायद मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अब कुदरती तौर पे एक ऐसी एग्जांपल आ गई है, तो चलिए इसी को सॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जवाबी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा? 3 क्रॉस 3 का बनेगा, क्योंकि अंदरूनी डायमेंशंस तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास पहली टर्म बनती है -1 × 3 -3 प्लस 3 टाइम्स -2 -6। अब इसी रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी,
-1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 0, ये बन जाता है -1। अब इसी रो को, पहली ही रो को मैं तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ। रो 1 कॉलम 3 को हम दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाएंगे। -1 टू प्लस 3 इंटू 5 15, हमारे पास आ जाता है 13। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम सेकंड रो पे पहुंच गए हैं, इसलिए पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को हम लेते हैं। रो की सेकंड रो को हम लेंगे पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से और फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 3 आर 0, 5 टाइम्स -2 -10। अच्छा, अब है 0 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 0, ये तो 0 बन गया। 0 टाइम्स 2 प्लस 5 टाइम्स 5 25। अब हम आखिरी रो पे पहुंच गए हैं, हमारा काम ख़त्म होने वाला है। 2 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स -2 -10, 6 प्लस -10 -4 आता है। चलिए 2 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 0 2, 2 टाइम्स 2 प्लस 5 टाइम्स 5 25 प्लस 4 29। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या बनती है? -3 -6, ये बन जाती है -9। तो ये हमारा जवाबी मैट्रिक्स बन गया। मैंने 3/2 मैट्रिक्स को 2/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और 3/3 का एक मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। ये 3/3 कहाँ से आया? पहला 3 नंबर ऑफ रोज है पहले मैट्रिक्स की, और दूसरा 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है दूसरे मैट्रिक्स की। इसका बात की सेंस बनती है, क्योंकि रो की मालूमात हमने पहले मैट्रिक्स से ली है, कॉलम की मालूमात दूसरे मैट्रिक्स से ली हैं। चलिए अब एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जो आप मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते। ज़रा मैं आसान सी एग्जांपल करती हूँ, बस सिर्फ क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट ही दिखाना है। मेरा पहला मैट्रिक्स है 2 और 1, ये एक रो वेक्टर है। इस मैट्रिक्स को मैं एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, सोचती हूँ। चलिए मेरा जो मैट्रिक्स है वो बन जाता है, मेरा पहला मैट्रिक्स 2/1 का है। अभी जो मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठहरिए, 1 2 3, मैं रैंडमली कोई भी नंबर ले रही हूँ, और दूसरा कॉलम है 4 5 और 6। अब सवाल ये है कि क्या मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास 3×2 का है, और अब इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? हम पहले से रो इन्फॉर्मेशन लेंगे और कॉलम इन्फॉर्मेशन दूसरे से लेंगे। ओ मैंने यहाँ पे गलती कर दी। मेरा जो पहला मैट्रिक्स है ये 1×2 का है, 2×1 का नहीं, ये 1/2 का है, ये एक रो वेक्टर है। तो क्या मैं 1/2 के मैट्रिक्स को 3/2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? मैं पहले से रो इन्फॉर्मेशन ली और दूसरे से कॉलम इन्फॉर्मेशन ली, ताकि मैं जो अभी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिख सकूँ। अब देखिए, क्या मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जिस तरह पिछले एग्जांपल्स में हम करते आए हैं। 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 2। अब मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाइल हैं। मैं इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि क्योंकि इनकी अंदरूनी डायमेंशंस आपस में मिल नहीं रही या आप एक जैसी नहीं हैं। 2 और 3 इक्वल नहीं होते आपस में, इसलिए मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ये बात गौर तलब है कि आप किस तरह मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कई हमारे पास इस तरह की मिसालें आती हैं जिसमें आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी और ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आइए अब आपको मैं उस तरीके से इन्वर्स निकालना सिखाती हूँ जिसको मैं पिछली वीडियो में बताए गए तरीके पर तरजीह देती हूँ। मेरा ख्याल है अलजेब्रा 2 की क्लास में ये तरीका तो आपको बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये तरीका ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये पिछले तरीके से थोड़ा सा आसान है। ये शायद मेरा ही ख्याल हो, लेकिन ये तरीका कुछ आसान तो लगता है।
लीनियर अलजेब्रा में हम ये बात सीखते हैं कि हम ये वाला तरीका कैसे इन्वर्स निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके या बेसिक रो ऑपरेशंस करके अपना इन्वर्स निकाल लेते हैं। जब आपको एक दफ़ा ये तरीका समझ आ जाएगा तो फिर आप इस बात पे गौर कर सकते हैं कि ये तरीका किस तरह से हमें इतने आराम से इन्वर्स निकाल कर दे देता है। चलिए हमारा जो पुराना मैट्रिक्स हम वही लेते हैं, 1 0 1 0 2 1 1 1 1। अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना चाहते हैं। अब जो हम तरीका अपनाएंगे वो कहलाता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये आपको शायद थोड़ा सा जादू की तरह लगे और शायद थोड़ा सा समझ भी ना आए, लेकिन ये तरीका है बहुत कारीगर। मैं इस मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑगमेंट करूंगी। ऑगमेंट करने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ जोड़ूंगी। अब दो मैट्रिसेस के दरमियान में मैं एक तकसीमी लाइन या एक लाइन ऑफ डिवीजन लगा देती हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए ये लीजिए, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कुछ इस तरह के रो ऑपरेशंस करूँगी, कुछ ऐसे रो ऑपरेशंस करूँगी जिससे मेरे पास इन्वर्स आ जाए। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, जो रो ऑपरेशन मैं दाईं तरफ करूँगी, बाईं तरफ करूँगी, वही रो ऑपरेशंस मैं दाईं तरफ भी करूँगी, ताकि मेरे पास बाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जब मेरे पास बाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो दाईं तरफ खुद ब खुद ही मेरे पास एक मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। आप बाईं तरफ वाले मैट्रिक्स के उस फॉर्म को रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म भी कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो वैलिड या रो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, यानी वो कौन से रो ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं और वो हमारे किसी भी मैथ्स के रूल को तोड़ेंगे नहीं। मैं किसी भी रो को किसी एक और रो को से रिप्लेस कर सकती हूँ। मैं किसी भी दो रोज की आपस में जगह बदल सकती हूँ। मैं किसी भी रो में को दूसरी रो में जमा या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, यानी मैं किसी भी दो रोज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मैं दूसरी रो को यानी -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रो तीसरी रो में ऐड या कर सकती हूँ। अगर आपको ये सुनकर यूं लग रहा है कि इस तरह आप तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते थे, तो ये कोई इत्फाकी बात नहीं है। मैट्रिसेस में हम बहुत अच्छे तरीके से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बाईं तरफ को रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में ले आएं, ताकि दाईं तरफ हमारे पास हमारे मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाए। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं अपना मैट्रिक्स दोबारा लिखती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस जगह से कि मैं अपनी तीसरी रो के पहले एलिमेंट में 0 लेना चाहती हूँ। मेरा पहली रो वही रहेगी 1 0 1 1 0 0। सेकेंड रो मेरी है 0 2 1 डिवाइडिंग लाइन और 0 1 0। अब तीसरी रो के लिए मैं क्या करूंगी, इधर मेरा मकसद है कि मैं तीसरी रो के पहले एलिमेंट को 0 कर दूं, तो इसके लिए मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगी। अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपनी तीसरी रो को पहली रो को तीसरी रो में से सब्ट्रैक्ट करूं और फिर उसके जवाब को तीसरी रो की जगह पे लिख दूं। यानी कि मैं तीसरी रो में से पहली को सब्ट्रैक्ट करूं, 1 - 1 0 1 - 0 1 1 - 1 0। अब मैंने बाईं तरफ ये किया है तो अब दाईं तरफ भी मुझे ये करना ही होगा। मैं 0 - 1 -1 0 - 0 0
1 माइनस 0 1 होता है। अब मैं क्या करती हूँ, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास तीसरी रो है ये बिल्कुल इस तरह है जैसा कि मुझे सेकंड रो में जो मुझे चाहिए, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकंड रो की तरह है। तो इसलिए मैं दूसरी और तीसरी रो की जगह आपस में बदल देती हूँ एंड दूसरी और तीसरी रो को स्वैप कर देती हूँ। पहली रो वही रहेगी। अब मैं दूसरी और तीसरी रो को आपस में स्वैप कर रही हूँ, 0 1 0। मैं दाईं तरफ भी स्वैप करूंगी, -1 0 1। अब मेरी तीसरी रो बन जाएगी 0 2 1 और 0 1 0। ठीक है जनाब। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मुझे इस तीसरी रो में 2 की जगह पे 0 चाहिए। अब मैं ये 0 कैसे हासिल करूंगी, मैं 2 टाइम्स रो 2 को अपनी रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। चलिए अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मेरे पास फर्स्ट रो वही रहेगी, 1 0 1 डिवाइडिंग लाइन 1 0 0। दूसरी रो भी वही रहेगी, 1 0 0 1 0 -1 0 1। अब तीसरी रो में मुझे 0 चाहिए, मैं दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसको रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 0 -2 टाइम्स 0 0, 2 -2 टाइम्स 1 मेरे पास 0 होता है, 1 -2 टाइम्स 0 1, 0 -2 टाइम्स -1, 0 -2 टाइम्स -1, 0 -2 तो ये पॉजिटिव 2 है। 1 -2 टाइम्स 0 1 ही रहेगा। 0 -2 टाइम्स 1 -2। ये क्या मैंने ठीक किया है, 0 -2 टाइम्स -1, हाँ जी ठीक है, ये पॉजिटिव 2 ही है। चलें अब तो मैं करीब पहुंच गई हूँ। अब तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ही लगता है, सिर्फ मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब मैं पहली रो को रिप्लेस करूंगी, पहली रो को माफ़ कीजिएगा, मैं तीसरी रो को पहली रो में से माइनस करूंगी और जवाब पहली रो की जगह पे लिख दूंगी, यानी 1 -0 1 0 -0 0 1 -1 0। चलिए ये हमारी मतलूबा रो बन गई। 1 -2 -1, 0 -1 -1 हो गया, 0 -2 पॉजिटिव 2। बाकी दो रो तो मेरी सेम ही रहेंगी, 0 1 0 -1 0 1 0 0 1 2 1 -2। ये लीजिए, हमने कुछ ऑपरेशंस करके, कुछ रो ऑपरेशंस करके अपने बाईं तरफ को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म बना दी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके। और दाईं तरफ क्या है हमारे पास, दाईं तरफ हमारे पास हमारे असली मैट्रिक्स का इन्वर्स है, यानी कि दाईं तरफ हमारे पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। आप देख सकते हैं कि ये इतना आसान क्यों है, इसने मुझे पिछले मेथड के मुकाबले में आधा वक्त लिया है, जिसमें मैं जॉइंट, एडजॉइंट, कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट निकाल रही थी और मेरे पास इन्वर्स भी आ गया है। आप सोच सकते हैं बाईं तरफ जो भी मैंने ऑपरेशन किया है ये बिल्कुल इस तरह है जैसे मैंने अपने असली मैट्रिक्स को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है जो एलिमिनेशन मैट्रिक्स था, यानी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास नीचे वाला मैट्रिक्स आ जाएगा।
अगर आप अपने असली मैट्रिक्स ए को उन तमाम एलिमिनेशन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं, तो हमारे पास उसका इन्वर्स आ जाता है। आप देख सकते हैं कि पहले से दूसरे तक जाते हुए हमें ए को एक एलिमिनेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जो एलिमिनेशन मैट्रिक्स था, हमें थर्ड रो की पहले कॉलम को 0 करना था, तो इसलिए हमने एलिमिनेशन मैट्रिक्स इस्तेमाल किया E31। ये शायद आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपको कुछ इंसाइट भी दे सकता है ये। इस वीडियो के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कि ये एलिमिनेशन मैट्रिसेस किस तरह बनाए जाते हैं और इनकी क्या अफादियत है। इसके बाद हमने 2 रोज को आपस में स्वैप किया था, इसलिए अभी हम इसको रखते हैं। मैंने स्वैप मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया S23, फिर मैंने एलिमिनेशन मैट्रिक्स किया 2 को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, 2 को ख़त्म करने के लिए, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसीलिए। और आखिर में बाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने के लिए मैंने पहले रो के कॉलम 3 को एलिमिनेट किया या 0 किया। आप यूं भी देख सकते हैं कि ये तमाम ऑपरेशंस मैंने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ए को परफॉर्म किए हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मैंने सारे ऑपरेशंस ए पर परफॉर्म किए तो मेरे पास जवाब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो इसका मतलब है कि ये सारे मैट्रिसेस मिलकर मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स बनाते हैं। यानी ये सब मैट्रिसेस मिलकर मुझे क्या दे रहे हैं, ये मेरा इनवर्स मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिसेस मिलकर इनवर्स मैट्रिक्स बनाते हैं, तो जब मैं इन मैट्रिसेस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसी तरह मैं हर इन मैट्रिसेस से अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाना चाहिए। यानी ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे पास ए इनवर्स ही होता है। मैं आपको इस वक्त कंफ्यूज करना नहीं चाहती, बस आप ये जहन में रखें कि मैं इन तमाम स्टेप्स में क्या कर रही हूँ। सिर्फ ये कर रही हूँ कि मैं अपने दाईं और बाईं तरफ के जो 2 मैट्रिसेस मैंने ऑगमेंट किए हैं उनके ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, ताकि मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाए। मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको कुछ क्लियर हो ही गई होगी, और ये पिछले तरीकाकार से काफ़ी आसान है, जो कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने वाला था। चलिए मिलते हैं अगली